जय हिंद। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो गाइज, आज है 23 जुलाई 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, ये करंट अफेयर्स आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से न्यूज को कवर करते हैं। आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा क्योंकि यहाँ पर लेक्चर के दौरान मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीजें आपको नोट डाउन करनी है जो एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। प्लस यूपीपीसीएस में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ज्ञान सर के पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके यहां पर प्रॉपर जीरो से लेकर एडवांस तक की पूरी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग सेशन को, बट उससे पहले हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ओनली करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी जो है वो ज्वाइन कर लीजिए जहां पर बहुत सारी अपडेट्स जो है वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती है। इवन एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें आपको मिलती हैं। देखो, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज एक एक करके हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इन सब टॉपिक्स को जो है वो सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो महिलाओं के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से रिलेटेड है। तो देखो, महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिलता है कि पूरे दुनिया भर में वेरी कर रहा है, यानी कि हम लोग को पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रहा है कि कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। राइट। रिसेंटली यूके, यूनाइटेड किंगडम का इलेक्शन होता है। यहां पर हम लोग को प्रोग्रेस देखने को मिल रही है जेंडर बैलेंस में, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर सरकार में ज्यादा महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर जो लोकसभा हम लोग को देखने को मिलती है, यहां पर 13.6% सीट्स जो है वो महिलाओं की हम लोग को देखने को मिली है। और तृणमूल कांग्रेस में सबसे ज्यादा महिलाएं हम लोग को देखने को मिली, यानी कि 38%। फिर राज्यसभा के अंदर ये 13% की सीट है। मतलब आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर 13-14% के आसपास महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो कोई भी राज्य जो है, किसी भी राज्य में ये नहीं देखा गया कि 20% से ऊपर जो है वो महिलाओं की भागीदारी है, राइट, राजनीति में। फिर इंडिया की रैंक जो है वो बहुत कम है, 143rd हम लोग को देखने को मिल रही है महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल स्पेयर में, राजनीतिक स्पेयर में हमें देखने को मिल रहा है कि महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी कम है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो काफी कम है। अच्छा, मैं कंट्रीब्यूशन शब्द यूज नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि महिला कंट्रीब्यूट तो करना चाह रही है बट उनके लिए डोर्स जो है वो ब्लॉक किए हुए हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, जिसके बारे में आपको पता भी है कि महिलाओं को जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में जो है वो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, राइट, रोका जा रहा है। तो ये एक इश्यूज हम लोग को, ये आज का नहीं है, सदियों पुराना हम लोग को इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इशू जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से जो है वो शुरू हो चुका था, राइट, जहां पर महिलाओं की भागीदारी जो है वो, आपको पता है, सभा और समिति हुआ करती थी, वहां से हटा दी गई थी महिलाओं की भागीदारी। कुछ याद आ रहा है? महाजनपद आपने पढ़ा होगा, जनपद के बारे में पढ़ा होगा, राइट। तो इन सब में हम लोग को देखने को मिलता था कि पॉलिटिकल फील्ड से जो है महिलाओं को जो है वो हटा दिया गया था, राइट, डिसीजन मेकिंग से महिलाओं को जो है वो हटा दिया गया था। तो ये सब चीजें समझ में तब आती है जब आप पॉलिटी को हिस्ट्री के साथ जो है वो लिंक करते हो। और यही तो गेम है यूपीएससी का या पीएससी का, कि आपको जो है वो हर सब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए जो है वो कनेक्शन बनाना है। और तभी जब आप ये कनेक्शन बनाकर आंसर लिखते हो तो आपका आंसर बहुत बढ़िया बनता है। इसलिए सबसे पहले एक अच्छी नॉलेज जो है वो गेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो कि आपको जनरल स्टडीज से मिलती है। तो क्या क्या रीजन है, क्या कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है भाई कि महिलाएं जो है वो इतना ज्यादा मात्रा में हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो कम है? तो सोशल बैरियर्स, महिलाओं की फैमिली ड्यूटीज जो है वो होती हैं। महिलाओं को, जैसे आपको पता है यार, महिलाओं को तो जॉब करने नहीं दिया था, पॉलिटिकल तो एक अलग मैटर हो गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल हर्डल्स, पार्टी जो है वो ज्यादातर मेल कैंडिडेट्स को फेवर करती है। फिर इसके अलावा इलेक्शन चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिलता है। ये सिस्टम जो है वो वुमेन के लिए एडवांटेज क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत हाई कॉस्ट होती है, इसमें मनी और मसल पावर का उपयोग जो है वो बहुत होता है, राइट। अब देखो, ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज तो करप्शन का एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग को देखने को मिलता है। ये हमारे देश की लोकतंत्र को जो है वो खराब करता है, डेमोक्रेसी को खराब करता है। तो सबसे पहले इस पर काम करने की सख्त आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारे बिल जो है वो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को लेकर या महिलाओं के कोटा को लेकर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि हमारी कंट्री के अंदर किसी भी फील्ड में, फील्ड कहूं या फिर मैं बोलूं इस प्रकार से, कि हमारी कंट्री के अंदर जैसे इलेक्शंस होते हैं, पंचायत का इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है,
पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। यस, कम ऑन, होता है ना। मुझे आपको ये चीज बतानी है, यानी आप मुझे ये चीज आंसर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि क्या इनमें से किसी में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोटा है? बताओ, देखते हैं कौन बताता है इसका करेक्ट आंसर। क्या इसमें किसी में भी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का कोटा है? अगर है तो किसमें है और कितना है? राइट, तो ये आप जरूर बताइए मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये पॉलिटी में जो है वो आती है अक्सर, और इसकी एक अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और महिलाओं के मूवमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो इतनी तेजी से जो है वो आगे बढ़ नहीं पाए, राइट, कि जिससे कि महिलाओं को रिकॉग्नाइज किया जा सके पॉलिटिकल फील्ड में। तो ये एक इशू हम लोग को देखने को मिलता है। अब यार ये रिजर्वेशन मैटर क्यों करता है? क्यों कहते हैं कि भाई महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए पॉलिटिकल फील्ड में? तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व इसलिए होना चाहिए क्योंकि उससे एक तो हम जो है वो किसकी तरफ जाएंगे? बेटर पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर कोई भी नीति बनाई जा रही है, कोई भी प्लान बनाया जा रहा है, प्लानिंग हो रही है, पॉलिसी बन रही है, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों का अगर कंट्रीब्यूशन होगा तो बेटर तरीके से मेल्स की नीड को समझ पाएंगे, फीमेल की नीड्स को समझ पाएंगे और एक अच्छी पॉलिसी जो है वो तैयार हो पाएंगी। कम ऑन, यस। और इंडिया की डेमोग्राफी की बात करें तो लगभग 50% महिला हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी नीड्स को भी फुलफिल करना है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, राइट। और इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि अलग अलग वॉइस जो है वो उठकर सामने आएंगी, अलग अलग आवाज सामने आएंगी और सभी की परेशानियां जो है वो इक्वली रिजॉल्व हो सकेंगी। तो क्या प्रयास जो है वो किया गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंड करना है, राइट, महिलाओं के लिए सीट्स को रिजर्व करने के लिए। देखो आपको आंसर मिल गया, लोकल बॉडीज के अंदर अमेंडमेंट हो चुका है, राइट, बट अभी हम लोग को पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई, मतलब बिल तो आ चुका है बट अभी तक वो पास हुआ नहीं है। बट लोकल बॉडीज के अंदर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज में ये चीज जो है वो आ चुकी है कोटा की। अच्छा, कुछ पार्टी जो है उन्होंने अडॉप्ट किए हैं कोटा, जैसे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 50% महिला कैंडिडेट जो है वो कुछ पार्टीज, लोकल पार्टीज के अंदर हम लोग को देखने को मिल रही हैं। ऐसी पार्टीज के भी इनिशिएटिव है। तो इस प्रकार से भाई राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक पार्टीज जो होती हैं, उनको भी ऐसे इनिशिएटिव लाने की सख्त आवश्यकता है, राइट। एम्पावरमेंट प्रोग्राम, काफी सारे ऐसे सशक्तिकरण के कार्यक्रम जो है वो आना जरूरी है, जिससे कि महिलाएं जो है वो पॉलिटिकल फील्ड में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। बट इनका पार्टिसिपेशन अभी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है। महिलाओं की जो ये राइट्स ग्रुप हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, अधिकार, महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं जो काम करते हैं, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो ये चीज है। अब इंडिया जो है वो काफी सारा चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए। भाई देखो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया चैलेंज फेस कर रही है। मुझे सबसे बड़ा चैलेंज ये लगता है कि जो ऑलरेडी है, मतलब इस पॉलिटिक्स के अंदर जो लोग, वो एक्चुअली नहीं चाह रहे, उनकी इच्छा नहीं है कि महिलाएं जो है वो आए। अगर इच्छा होती उनकी तो वो क्यों, मतलब पार्लियामेंट के अंदर फिर तो बिल पास हो ही गया होता महिलाओं के रिजर्वेशन से रिलेटेड, राइट। बट उनकी इच्छा नहीं है। तो मेन जो इशू है वो है ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है, तो वो बेसिकली ये काम को जो है वो कंप्लीट कर सकती है अगर उसकी इच्छा हो तो हमें लीगल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोशल चेंज भी लाने की आवश्यकता है। हाँ, सोसाइटी में भी ये जरूरी है, क्योंकि सोसाइटी में देखो यार, ये है अपने यहाँ पर, मानो या ना मानो, काफी सारी जगह पर ये चीज है कि महिलाओं को जो है वो बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो महिलाओं को कैंपेनिंग कैसे करने दी जाएगी, राइट। और एक तो ये पैट्रियार्कियल सोसाइटी में हम लोग को एक बड़ी चीज देखने को मिलती है, बड़ा इशू देखने को मिलता है कि महिलाओं की आवाज जो है वो दबा दी जाती है। मतलब अगर जैसे फैमिली डिस्कशन हो रहा होता है ना, उस बीच भी अगर कोई महिला कुछ बोलती है तो एकदम उनको घूर के गुस्से में देखा जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, क्यों, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऐसा काफी सारे परिवारों में देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जब घर से ही चीजें चेंज होंगी ना, तभी ये समाज जो है वो चेंज होगा। तो घर से चीजों को चेंज करने की सख्त आवश्यकता, और एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए इस चीज की सख्त आवश्यकता है, जेंडर इक्वलिटी की, राइट। देखो कितना अच्छा टॉपिक था। हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला एक टॉपिक था। देखो, अब एक नया कानून की यहाँ पर बात हो रही है जिसका नाम है डीपीडीपीए। तो क्या है ये डीपीडीपीए? किसी को पता है? लिखा होगा शायद यहाँ पर कहीं पे। अच्छा, नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारे जो ये क्रिएटर हैं,
जो हमारी पीडीएफ्स को जो है वो क्रिएट करते हैं, तब बेहतरीन कंटेंट जो है वो आपके लिए लेकर आते हैं, उनका भी ऑब्जेक्टिव है कि थोड़ा-सा भैया आप मेहनत करें, थोड़ी-सी आप खुद से लिखें। त जब खुद से लिखोगे, खुद से नोट्स बनाओगे ना, तब वो चीज़ दिमाग में आएगी। देखो डीपीडीपीए का फुल फॉर्म है डिजिटल डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। लिख लीजिए, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। देखो डीपीडीपीए का ये है फुल फॉर्म। तो कई बार हो जाता है, राइट? डिजिटल, हिंदी में लिखना, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। क्या? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। अच्छा, ये जो कानून है, ये बोल रहा है जो टेक कंपनीज होती हैं, राइट, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज नहीं होती, उनको पेरेंटल परमिशन चाहिए बिफोर यूजिंग किड्स डेटा। अच्छा, आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे आजकल जैसे हॉटस्टार हुआ, नेटफ्लिक्स हुआ, राइट, जो जी करके भी एक कोई आता है ना, मेरे ख्याल से जी5, राइट, तो ऐसे अलग अलग हम लोग को ओटीटीज देखने को मिलते हैं। जब आप उसको प्ले करते तो उसमें आपने देखा होगा शायद एक ऑप्शन आता है किड्स वाला। ये कॉलम है किड्स के लिए, कि बच्चों के लिए, कि मतलब उसमें फिर अडल्ट कंटेंट जो है वो नहीं होंगे, सिर्फ बच्चों के लिए कंटेंट्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आ गई है। अब ये देखो, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, तो बच्चों का डेटा भी जो है वो ऑनलाइन फीड जो है वो हो जाता है, राइट, काफी सारी चीजों के माध्यम से। तो यहां पर बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को अब आवश्यकता है कि वो पेरेंट्स के कंसेंट, यानी कि जो बच्चा है उसके पेरेंट्स हैं, उनकी सहमति होनी चाहिए। अगर वो सहमति देंगे तभी ये टेक कंपनीज बच्चों का डेटा अपने पास रख सकेंगी। तो ये यही चीज है कि भाई, अब पहली चीज तो सबसे बड़ी ये है कि भाई पेरेंट की आइडेंटिटीज और एजेस जो है वो कैसे फिगर आउट करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कि अब बच्चा अगर कोई ऑनलाइन कंटेंट का यूज कर रहा है, जैसे किसी बच्चे ने जो है वो फॉर एग्जांपल फेसबुक ट्विटर अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया अपना, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वो बच्चे के पेरेंट्स कौन है? तो दैट इज द इशू ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी सामने आ रहा है, इसी पर ही चर्चाएं हो रही हैं। और इसलिए ये वेरिफिकेशन मेथड जो है वो फाइनलाइज हो नहीं पा रहा कि भाई कानून के अकॉर्डिंग हम कैसे वेरीफाई करें किस बच्चे की कौन पेरेंट्स है। क्योंकि आजकल तो ऐसा भी होता है। और शायद शायद क्या, मैं तो आपके सामने, आप यार आप मुझे जानते ही हो इतने समय से, और आपको पता है कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं बिल्कुल सीधी बात जो है वो करता हूँ, घुमा फिरा के करता नहीं हूँ। भाई जैसे मैं खुद अपनी बात करूँ, मैं पेरेंट टीचर मीट में मैं किसी और व्यक्ति को उठाकर ले गया था, अपना चाचा बना के, कि चलो भाई, हालांकि मैडम को बहुत बुरी तरह से शक हो गया था कि ये चाचा नहीं है, क्योंकि मैं जिसको लेकर गया वो कोई नामी गुंडा था, राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि अब जिसकी जो पर्सनालिटी गुंडे टाइप की होती है वो अलग ही दिखता है, राइट। तो वही हुआ मेरे साथ कि मैडम जो है वो समझ गई कि यार ये इसके पिताजी और माताजी से मैं पहले मिल चुकी हूँ, ये बड़े सभ्य लोग हैं, और ये अजीब टाइप का ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहन के आ गया है, राइट। तो वो थोड़ा सा, मैं फंस गया था, शक के, फंसा नहीं था, शक के दायरे में आ गया था। मैडम ने बाद में पूछा भी था मुझसे, सच सच बताना कि ये तुम्हारे चाचा ही हैं क्या? अरे मैम कैसी बात कर रहे हो मैम, लो अभी फोन लगाओ जल्दी, पापा को पूछ लो, यकीन नहीं आ रहा आपको? तो फिर क्या अपन ने ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया? तो मैडम को लगा कि नहीं नहीं, बच्चा शायद ठीक बोल रहा है। तो सोचो आप, हम किसी, कई बार पेरेंट टीचर मीट में, या कभी आप या आपके दोस्त कोई पकड़ा गए होंगे किसी एक्टिविटी में, तो किसी नकली पेरेंट को जो है वो खड़ा कर दिया होगा, या फोन पे बात करा दी। कई बार ऐसा होता है ना, पुलिस वाले पकड़ लेते, मेरे दोस्त अक्सर करते थे कि पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे पास फोन आता था, क्योंकि मैं उस समय पॉलिटिक्स में था, एक टाइम था 2012-13 के अराउंड का। तो उस समय मैं पॉलिटिक्स में भी था, तो मेरा फोन आ जाता था। और अब ये बात मैं कर रहा हूँ आपको कॉलेज लाइफ की, कॉलेज में ही मैंने पॉलिटिक्स जो है वो ज्वाइन कर ली थी। तो उस समय मेरे पास फ़ोन आते थे कि भाई छुड़वा दो हेलमेट के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, राइट? तो कई बार ऐसे भी फ़ोन आते थे स्कूल से कि भाई थोड़ी देर के लिए मेरे चाचा बन जा, मेरा मामा बन जा यार। तो वो कहानियाँ होती रहती थी। तो जब उस समय हम लोग इस प्रकार की धांधलेबाज़ी करते थे, तो ये तो ऑनलाइन है भाई। ऑनलाइन में तो हर किसी के पास कुछ नहीं है, बस एक एनोनिमस आईडी बना ली और फिर सामने वाले को भर-भर के गालियाँ बक दी। क्योंकि मुँह पे गाली बकने की किसी की औकात होती नहीं है। तो लोग यहाँ पर बदतमीज़ी करने के लिए बिल्कुल फ्री रहते हैं। कम ऑन, से येस और नो? तो बट हाँ, मैं आप लोग को कुछ नहीं बोलता, क्योंकि आप लोग, यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। आप लोग जो है वो एक टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो। मुझे पता है कि आप ये सब चीप हरकतें नहीं करते होगे। आपका कि किसी को भी फालतू का कमेंट कर दिया, बेजबरा में किसी की प्रोफाइल में जाकर उल्टा सीधा जो है वो लिख दिया। कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, लीव इट। हाँ, कंटेंट अगर आपत्तिजनक है तो रिपोर्ट इट। प्रोफेशनल रहो ना, रिपोर्ट करो।
जब आप रिपोर्ट करते हो उस कंटेंट को, दैट मींस जैसे वहां पर एक ऑप्शन होता है रिपोर्ट करने का, राइट? तो जैसे ही आप जैसे वीडियो के नीचे भी देखोगे तो रिपोर्ट करने का कंटेंट एक ऑप्शन रहेगा, जैसे ही आप करोगे ना तो ये कंपनीज को जो है वो पता लग जाता है कि हाँ ये फलाना कोई वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपत्तिजनक या कोई कंटेंट ये पोस्ट है, इसमें कोई आपत्तिजनक चीज है, तो फिर वो कंपनी डिलीट कराती है और उस अकाउंट को बैन करती है। तो इसीलिए आप प्रोफेशनल रहो। आप ये सब गाली वाली बकने और ये सब चीजों में मत पड़ो, क्योंकि आप हो ही नहीं उस चीज के लिए। आप तो सामने वाले को सजा दिलाने के लिए हो। यस। तो अब मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि भाई जिस समाज में हम लोग किसी नकली आदमी को जो है वो अपने परिजन बना के जो है वो स्कूल में ले जाते हैं पेरेंट टीचर मीट के अंदर, तो आप ऑनलाइन में कैसे वेरीफाई करोगे कि कौन उसके सही माँ बाप हैं कि नहीं? ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कम ऑन से यस और नो। यस। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको जो है बताता हूं, जैसे कि यहां पर डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आपके पास अधिकार है चीजों को देखने का, फिक्स करने का, हटाने का, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन। क्लियर कंसेंट नीडेड, क्लियरली ये कहा है कि भाई स्पष्ट सहमति की आवश्यकता है। कंपनी जो है उनको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी डेटा यूज करने के लिए। अच्छा, कंपनी वाले भी बड़े शाणे होते हैं। कैसे होते हैं? अब आप मुझे बताओ, कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो वो अलाउ 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 करता है फटाफट जल्दी जल्दी अलाउ अलाउ करके, और या फिर उसमें वो बोलता है कि नीचे टिक मार्क पे क्लिक करो और अप्रूव करो, एग्री करो और आगे बढ़ जाओ। मुझे बताओ, वो टिक मार्क से पहले वो छोटी छोटी मतलब बहुत सारी लाइनों में छोटे छोटे वर्ड्स में मेरे ख्याल से शायद 1001 वर्ड्स में जो है वो कुछ चीजें लिखी रहती। क्या आप पढ़ते हो क्या पूरा? वो कौन पढ़ता है बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। कोई नहीं पढ़ता। यस। मैं भी नहीं पढ़ता इवन। तो ये कंपनी वाले बड़े शाणे होते हैं, वो उसी में लिख देते हैं आई एग्री। आई एग्री, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाला आई एग्री पे टिक करेगा, एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ गया, दैट मींस कॉन्सेंट हो गया। सामने वाले ने आई एग्री में क्लिक किया, मतलब वो बंदा एग्री कर रहा है कि हाँ भाई जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। यस। तो ये हरकतें कर सकते हैं टेक कंपनी वाले। तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर परमिशन चाहिए डेटा यूज करने से पहले। अब सेंसिटिव डेटा जो होना चाहिए वो इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। हाँ, ये चीज तो हम ऑलरेडी जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अलावा एक नया बोर्ड जो है वो तैयार किया जाए जो कि कानून वगैरह जो है वो तैयार करने का काम करेगा, कंप्लेंट्स वगैरह को हैंडल करेगा। अगर कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह जो आती है तो गवर्नमेंट जो है वो द गवर्नमेंट इफ योर डेटा लीक्स, राइट, मतलब ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को बताए कि अगर कोई भी ऐसा डेटा लीकेज का इशू आ रहा है या कोई भी कंप्लेंट्स आ रही है इस प्रकार की, तो फिर अगर कोई भी कंपनी अगर कानून का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राइट। अब चैलेंजेस जो है वो पेरेंट कंसेंट को लेकर यही भाई कैसे वेरीफाई करें। राइट। कानून के अंदर कोई चेक और बैलेंस मतलब चेक करने का तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि पेरेंट्स को कैसे चेक किया जाएगा। तो ये बड़ा एक इशू आज की डेट में सामने नजर आ रहा है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो आप पेरेंट्स के मोबाइल नंबर के थ्रू, बट कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो उसी पेरेंट का मोबाइल नंबर है? फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन जो है वो किया जा सकता है, बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा सकता है, बट ये सब काम नहीं करेगा, पता है। इसमें दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, यूएसए के अंदर भी एक कानून है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कानून है इसी प्रकार के। राइट। ये कुछ कंपनीज हैं, उनके पास कुछ टेक है जिसके माध्यम से पेरेंट्स को जो है वेरीफाई करते हैं। राइट। एनीवेज, चलो आगे की जो है वो चर्चा करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने इशू किया है अपनी 5वीं पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। पता आपको क्या होती है ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट? मतलब कि इस लिस्ट में जो भी सामान होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसके अंदर 346 डिफेंस के आइटम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है आत्मनिर्भर होना। हमें रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के फील्ड में, डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है, यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना है। हमें इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, हमें आयात जो है उसको कम करना है, हमें डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को जो है वो प्रमोट करना है, घरेलू रक्षा क्षेत्र जो है उसका समर्थन करना है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। बस आप ये लिख लो, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। नाम से हिंदी में तो नाम से समझ में आ रहा है, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। यानी कि ऐसी लिस्ट है रक्षा क्षेत्र की, डिफेंस सेक्टर की, कि जिसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ 100% इंडिया में बनाए जाएंगे। बस यही चीज है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। 5वीं रिपोर्ट इसकी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, और इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनकी मदद से और इंडियन इंडस्ट्रीज की मदद से जो है वो ये पूरे आइटम्स जो है वो इंडिया के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। बाकी और कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे कि HAL, BEL, BDL,
राइट। ये पूरी प्रोसेस को जो है वो इनिशिएट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की, और टेंडर के लिए जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो डालेंगे, राइट। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। फ्यूचर गोल जो है वो यही है कि हम लोग को इस लिस्ट को जो है वो 2025 तक और बढ़ाते चलना है, एक्सपेंड करते चलना है। स्टेटस इंडिजिनाइजेशन का ये है कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट बढ़ाना शुरू कर देंगे। भाई इंडिया में प्रोडक्ट बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपोर्ट तो होंगे ही होंगे। प्राइवेट सेक्टर और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 60% और 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी डिफेंस की फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो कर रहा है। इंडिया ने अभी तक काफी सारे, जैसे कि 155 आर्टिलरी गन धनुष, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आईएनएस विक्रांत, ऐसी सिस्टम्स, ऐसी चीजें जो है वो बना चुकी है इंडिया। ठीक है। फॉरेन डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो 46% हुआ करता था पहले, और अब 36% हो गया 4 सालों में, यानी कि 10% कम कर दिया हम लोगों ने इंपोर्ट, राइट, डिफेंस की फील्ड में। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट जो है वो बढ़ गया है, यानी कि हम लोग जो है वो घरेलू खरीद जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, राइट। तो बहुत बढ़िया है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। और डिफेंस सेक्टर को स्वदेशीकरण, डिफेंस सेक्टर के रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के लिए, इंडिजिनाइजेशन के लिए हमने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 में बनाई गई, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 का हमें देखने को मिला, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पर हमने काम किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 74%, ये लिख लेना, एफडीआई के अंदर 74% तक हमने जो है वो काम कर लिया। प्रोसीजर्स बनाने पर फोकस किया हम लोगों ने कि किस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम शामिल करेंगे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। फिर इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने तैयार की है, काफी सारी स्कीम है, जैसे मिशन डेफ स्पेस, आईडेक्स, तो इन्होंने इनोवेशन और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी जो है वो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रमोट किया डिफेंस की फील्ड में। हमें और भी चीजों पर काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर काम करने की आवश्यकता है। इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ये प्रपोज जो है वो की गई। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑलरेडी चैलेंजेस जो है वो चल रहे हैं, राइट, तो उस पर भी हम लोग को जो है वो काम करना है। नॉर्थ ईस्ट रीजन पर स्टेबलाइजेशन लेकर आना है, नक्सल की प्रॉब्लम को स्टेबलाइज करना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मजबूत जो है वो बनाना है, वेरियस टेक्नोलॉजीज उनको प्रोवाइड कराकर, साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है, बॉर्डर मैनेजमेंट पर हम लोग को काम करना है, कम्युनिटी पुलिसिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट पर हम लोग को जो है वो काम करना है, राइट। और जुडिशियल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, न्यायिक और आर्थिक सुधार पर जो है वो हम लोग को काम करना है। सोशल कोहिजन और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम लोग को प्रमोट करना है, यानी कि तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित जो है वो करना है। तो ये सब चीजें हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, बट हाँ, जो दो चीज मैंने लिखने के लिए बोली, जैसे एक एफडीआई वाला पॉइंट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये क्या होता है, ये बस आप जो है मेंशन कर लेना। इसके बारे में बताया था मैंने आपको, ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, ठीक है, बस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। आगे बढ़े। सेबी की न्यू एसेट क्लास प्रपोजल, ये प्रपोजल है। देखो, प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये फाइनलाइज नहीं हुआ। जो चीज फाइनलाइज होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी ये हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें आइडिया लगता है कि किस प्रकार से अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। तो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो इन्होंने प्रपोजल दिया है एक नए एसेट क्लास का। किस पर्पस के लिए? म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज अप करने के लिए, राइट, कम करने के लिए। तो ये इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये सब जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट होते हैं ना, क्योंकि आजकल देखो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कितने एड्स आ रहे हैं, राइट, आप देखते हो कि हर जगह म्यूचुअल फंड से रिलेटेड एड्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप निवेश करो, निवेश करो। और पता है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो हर एक व्यक्ति निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे ना तब आप ग्रोथ करोगे, राइट। अब हाँ, रिस्की होता है इन्वेस्टमेंट, तो एक होता है इन्वेस्टमेंट करना, एक होता है कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करना। और आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें कैलकुलेटिव ही करें। ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि भाई इसके शेयर बढ़ने वाले, तो उसके बोलने पर मत करें, मार्केट को पढ़ें, मार्केट को देखें, क्योंकि आपको यही सब चीजें आगे चल के करनी है भाई। अभी से करना शुरू करो, देखो कि भाई मार्केट में रहो क्या चीजें चल रही हैं, राइट, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स के लिए आपकी हेल्प करेगी। बट हाँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, क्योंकि अभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि नॉलेज गेन करना है, स्टैटिक पोर्शन को, यानी कि जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार आपका जीएस कंप्लीट हो गया ना, जनरल स्टडीज, फिर आप करंट अफेयर्स के थ्रू जो है वो लिंक होते हुए अपनी प्रिपरेशन करते रहो, आपका सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड इन्होंने बोला कि नए एसेट क्लास के लिए 10 लाख रुपए पर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखा कि भाई एक इन्वेस्टर जो है वो 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकता है, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स को जो है वो हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज और लार्ज इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स, मतलब जैसे कोई निवेश करना चाहता है ना, कि भाई कई बार ये होता है कि इन्वेस्टर जो है उनको ज्यादा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखो जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं ना उसका प्रॉफिट बहुत हाई होता है, कभी भी नोटिस करना।
कि जो भी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक वो भी होता है, गवर्नमेंट ने ये चीज जो है वो कर दी है मैंडेटरी, कि अब से जो है वो जितने भी जो म्यूचुअल फंड्स होंगे उसमें एक मीटर होता है, जिसमें आप जब जब जाते हो कभी ट्रेड करने के लिए तो एक मीटर में लिखा रहता है कि भाई वो कितना रिस्की है और कितना नहीं है, राइट। तो जितना ज्यादा रिस्की होगा उतना हायर रिटर्न जो है वो मिलेगा। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ये कई बार रिस्की जो इक्विटीज होती है उस पर जो है वो मतलब वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है वो करते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई वैसी कैपेबिलिटी से इन्वेस्टर्स को जो है वो रूबरू करवाना। एनीवेज, तो सेबी ने रिकमेंड किया है नए क्लास एसेट को, ये थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो रहेगा अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है ना उससे। तो मतलब ये बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लाया गया है मेनली, ये हम लोग को जो है वो देखने को रहा है। देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड जो है वो ये बताया जा रहा है कि 10 लाख का हम लोग को पर इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। सोचो आप, तो मतलब ये एक बड़े इन्वेस्टर्स के लिए हम लोग को ये एक अलग क्लास देखने को रही है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना वैसे ही एक अलग से ये एक नया एसेट जो है वो लेकर आ रहा है, अलग से आप कह सकते हो एक अलग से स्लैब जो है वो लेकर आ रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, कि जहां पर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सके। बस यही है इसके अंदर, अभी इसमें आपको ध्यान में ज्यादा रखने की जो है आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपने एसआईपी वगैरह ले रखी होगी, किस किसने ले रखी है एसआईपी बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख रहे हैं। एसआईपी प्लान पता है आपको, मतलब हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ आपका जो है वो कटता जाता है और इन्वेस्टमेंट होता जाता है आपकी सैलरी से। करना चाहिए, पता है ये सब चीजें एसआईपी अपनी बनानी चाहिए, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। एनीवेज, आगे की जो है वो चर्चा करें। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती है उनके लिए क्या 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 चीजें होती है, तो एमएफ जो यानी कि म्यूचुअल फंड्स जितने भी हम लोग को देखने को मिल रहा है एटलीस्ट वो 3 ईयर तक ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका एवरेज एसेट जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 10,000 करोड़ का है, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की कैटेगरी में आने के लिए रजिस्टर हो जाती हैं। कोई भी एक्शन अगर इनके ऊपर ना लिया गया हो सेबी का, राइट, सेबी के द्वारा। फिर सेकंड रूट हम लोग को देखने को मिलता है कि जितनी भी नई या फिर पुरानी म्यूचुअल फंड्स हम लोग को देखने को मिल रही है जो पहला रूट फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, बट उन्होंने अपॉइंट किया एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जिसके पास एटलीस्ट 10 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। जैसे कि जब आप म्यूचुअल फंड्स जब खरीदते हो ना तो आपके पास वहां पर एक फंड मैनेजर होता है, तो ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर होना चाहिए जिसके पास 10 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसने एटलीस्ट 5,000 करोड़ रुपए तक का कम से कम फंड्स का या एसेट का जो है वो मैनेजमेंट किया हुआ हो। फिर इसमें आपको एक एडिशनल फंड मैनेजमेंट जो है वो रखना है जिसके पास एटलीस्ट 7 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस हो और उसने 3,000 करोड़ रुपए तक का मैनेजमेंट कर रखा हो। तब ऐसी कंपनीज जो हम लोग को देखने को मिलती है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के तौर पर एलिजिबल हो जाती है और वो ऑपरेट कर सकती है बड़े इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ठीक है, बस यही चीजें हैं, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है वैसे कुछ काम का। सेबी के बारे में ध्यान में रखो, सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, एक वैधानिक निकाय हम लोग को देखने को मिलता है जो क्योंकि एक कानून के द्वारा ये बनाई गई है और इसको जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके रीजनल ऑफिसेज लिख लो, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। सेबी से पहले हम लोग को देखने को मिला था कि द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल ये बेसिकली इशू करता था कैपिटल मार्केट्स को कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947 के तहत, फिर इसको हटाकर सेबी आई। सेबी इनिशियली जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी और बाद में 1992 में सेबी एक्ट बन जाता है, तो उसको जो है वो वैधानिक दर्जा जो है वो मिल गया, स्टैट्यूटरी दर्जा जो है वो मिल गया और फिर वो लीगली ऑपरेट करना शुरू कर दी। फिर चेयरमैन और दूसरे फुल टाइम मेंबर्स इसमें और पार्ट टाइम मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। और फिर सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल भी इसकी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि सेबी के डिसीजन से जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं वो इस ट्राइब्यूनल के पास जो है वो पहुंच सकते हैं, यानी कि इस कोर्ट में जो है वो जाकर सेबी के अगेंस्ट, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो कर सकते हैं, केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और सैड जो है ये एक सिविल कोर्ट के तौर पर जो है वो ऑपरेट करती है और इसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो लगाई जा सकती है। मतलब ये मान के चलो कि सेबी जो है सिक्योरिटीज के मामले में जो भी वो डिसीजन ऑर्डर्स वगैरह प्रस्तुत करती है, तो अब सेबी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो और सेबी से ऊपर आ गई सेट, सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसको मान लो हाई कोर्ट, कि उसके ऑर्डर जो है वो कहां पर जाएंगे, फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। तो ये चैनल चलता है इनका ज्यूरिसडिक्शन का, क्षेत्राधिकार का। बस आगे की चर्चा करें। 30 मीटर टेलीस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लेना। 30 मीटर टेलीस्कोप, इन्होंने एक एडवांसमेंट जो है वो किया है ग्राउंड बेस्ड एस्ट्रोनॉमी का और इंडिया जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस 30 मीटर टेलीस्कोप के डेवलपमेंट के लिए।
इंडियन रिसर्चर जो है इन्होंने एक नया ऑनलाइन टूल जो है वो तैयार किया है जिसके थ्रू 30 मीटर टेलीस्कोप एडाप्टिव ऑप्टिक सिस्टम जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि एक क्लियर पिक्चर जो है वो लेकर आएगा एस्ट्रोनॉमी की, राइट। यानी कि ऊपर जो स्पेस में जितनी भी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है ना, सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी क्लियर पिक्चर जो है वो जनरेट करेगा ये ऑनलाइन टूल जो इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया। ये लिख लो भाई, 30 मीटर टेलीस्कोप का कुछ पॉइंट्स, ये कहां पर लोकेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसको जो है वो हवाई आइलैंड पर रखा है, वहां पर एक मौना किया करके एक माउंटेन हम लोग को एक प्रकार से देखने को मिलता है, मौना किया, वहां पर जो है ये हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है 30 मीटर टेलीस्कोप, ठीक है। और हवाई किसका हिस्सा है, कौन बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि हवाई आइलैंड जो है वो किस कंट्री के क्षेत्र अधिकार में आता है। इसमें यूएसए, कनाडा, चाइना और जापान और इंडिया शामिल है इसको बनाने में। 1 2 3 4 5 कंट्रीज ने मिलकर जो है वो इसको तैयार किया है और कर रही हैं। इंडिया टीएमटी सेंटर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स काम करता है ये 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए जो हवाई आइलैंड पर लोकेटेड है, ठीक है। इसमें 30 मीटर का प्राइमरी मिरर है, एडवांस्ड एडाप्टिव ऑप्टिक सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स है, जायंट मैगेलन टेलीस्कोप और यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हम लोग के यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड जो है वो कराता है। पूरे मतलब अर्ली यूनिवर्स जो है वो किस प्रकार से तैयार हुआ, पहली गैलेक्सी जो है वो कैसे बनी, राइट, बिग बैंग की थ्योरी, तो इन सब पर ये स्टडी करने का इसका मेन काम होता है। ब्लैक होल्स, राइट, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट सिस्टम, इन सब को ये स्टडी करने का काम करता है ये एडाप्टिव ऑप्टिक सिस्टम। और एक नया ऑनलाइन टूल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो नैरो फील्ड इंफ्रारेड एडाप्टिव ऑप्टिक सिस्टम, ये NFIRAOS, ये जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर डिफॉर्मेबल मिरर्स यानी कि फोल्ड होने वाले, और लेजर गाइड स्टार्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस को जो है वो करेक्ट करते हैं। देखो यार, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे कि सोलार फ्लेयर के डिस्टर्बेंस हुए, राइट, विंड के डिस्टर्बेंस, सोलार विंड के डिस्टर्बेंस हुए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम लोग को स्पेस में भी देखने को मिलती हैं। तो उसको उसको जो है वो क्लियर करने का ये काम करता है, थोड़ा सा मिरर वगैरह को शिफ्ट करके, चेंज करके, राइट, क्लियर करने का काम करता है। तो ये सब डिटेल में याद रखने की आवश्यकता नहीं, होता इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। दूसरे और भी मेजर टेलीस्कोप है जैसे कि प्रत्यूष टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और प्रत्यूष टेलीस्कोप इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, जेम्स वेब को नासा ने जो है वो लॉन्च किया था। इसके अलावा देखो स्क्वायर किलोमीटर एरी ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, राइट, कोडाई कनाल सोलार ऑब्जर्वेटरी हम लोग को देखने को मिलता है, इक्विलिट मिशन है, टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी है। अटाकामा डेजर्ट कोई मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है कि कहां पर है, वीडियो पॉज करो बताओ एटाकामा डेजर्ट। और आपको पता है एटाकामा डेजर्ट जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये डेजर्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एल नीनो और लानीना के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या जिसको मैं बोलूं कि एक और चीज उसको बोलते हैं ENSO, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखो ये सब चीजें तब आपके दिमाग में आएंगी जब आप प्रॉपर तरीके से तैयारी जो है वो करोगे। अब इसके अलावा और भी ऐसी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करती है CERN में, CMS कॉम्पैक्ट मुऑन सोलिनॉइड, ALICE फेयर फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन आयन रिसर्च, ये सब लिखने की अभी जरूरत नहीं है। न्यू स्टार, CBM, पांडा, आपको अभी इसके अंदर जो है वो सिर्फ लिखना था 30 मीटर टेलीस्कोप, वो किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया, राइट, इनके द्वारा। ये कंट्रीज के नाम आप ध्यान में रखना, कहां पर ये हवाई आइलैंड में मौना किया पर है, और इंडिया के अंदर आप ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ध्यान में रखो, ये जो है वो फोकस करती है बस। इसके अलावा और कुछ ध्यान में अभी रखने की जरूरत नहीं। और ये चीज जरूर ध्यान में रख लेना कि इंडियन रिसर्चर्स ने जो है एक ऐसा टूल जो है वो क्रिएट किया, ऑनलाइन टूल, जो कि और क्लियर पिक्चर जो है वो इसकी प्रोवाइड कराएगा। बाकी आपको ऑलरेडी पता है कि ये टेलीस्कोप का काम ही क्या होता है भाई, दूर दूर की चीजें जो है वो उसको बेस्ट टू बेस्ट इमेजेस प्रोवाइड कराना, दूरबीन है ना भाई ये एक प्रकार की, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन जो है वो वाघ नख से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। क्या है ये भाई ये वाघ नख, आइए इसको समझते हैं। तो वाघ नख इज indeed a medieval dagger used in Indian subcontinent primarily for personal defense and stealth attack। देखिए भाई, मेडिवल पीरियड में जो है वो इसका उपयोग वाघ नाग का जो है वो किया जाता था अटैक करने के पर्पस के लिए। वाघ नाग जो है वो ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है इन्होंने इसका उपयोग किया था अफजल खान को मारने के लिए, जो कि बीजापुर आदिल शाही एम्पायर का जो है वो
जनरल था। वाघनाग जो है ये महाराष्ट्र को जो है वो दिया गया था और बाय द विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम फॉर 3 इयर्स, 3 सालों के लिए विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम के द्वारा जो है वो दिया गया था वाघनाग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एक बार फोटो देखना आप गूगल पे, वाघनाग कैसा दिखता है ये। नेक्स्ट आगे की जो है वो चर्चा करें, फ्लोरिडा कारपेंटर आंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, चींटियों की बात हो रही है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फ्लोरिडा कारपेंटर आंट्स, ये चींटी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। और लाइफ सेविंग सर्जरीज ऑन इंजर्ड नेस्टमेट्स टू इंप्रूव देयर सर्वाइवल चांसेस। गजब यार, एक नई रिसर्च सामने आ रही है कि ये ऐसी चींटियां हैं, तो ये बताया जा रहा है कि अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए घायल घोंसले के साथियों की जीवन रक्षक कारीगरी करती है। देखो ये सर्जन है भाई, सोचिए आप यार, देखो कुदरत का वो देखिए, चमत्कार बोलो या फिर मैं बोलूं कि यार मतलब क्या बेस्ट चीजें हैं यार इस नेचर के अंदर, कि चींटियां अपनी खुद की जो दूसरी चींटियां हैं, घायल चींटियां, उनकी सर्जरीज करती हैं। वाओ, नाइस। ये डिसाइड करती है वेदर टू एम्प्यूटेट और क्लीन द वाउंड बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ इंजरी। गजब यार, ये चोट के स्थान के आधार पर तय करती है कि घाव को काटना है या साफ करना है। क्या बात है, वेरी इंटेलिजेंट। फ्लोरिडा कारपेंटर आंट जो है ये हम लोग को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है, साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया इंफॉर्मेशन मिली है इस चींटी से रिलेटेड। तो होता है जैसे कि मनुष्य भी जो है अपने दूसरे मनुष्य, जैसे डॉक्टर्स हैं तो दूसरों के लिए जो है वो हेल्प करते हैं, वैसे चींटियां भी करती हैं। इवन ये सब जो जितने भी होते हैं ना ये जानवर वगैरह, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं गाइस। जैसे मेरे घर पे तो खुद एक पेट है, एक लैब्राडोर है प्यारा सा, जिसका नाम है दौलत। तो वो बड़ा प्यारा है और मतलब ये मान के चलो कि वो समझ, अगर अपन कहीं दुखी हैं तो उनको पहले से पता लग जाता है कि आप जो है वो दुखी हो। तो बहुत बढ़िया है, इन लोग में बहुत सेंसेस होते हैं भाई, जानवरों में ह्यूमन से ज्यादा होता है। एनीवेज, तो अभी देखो वाघनाग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया मेंस के लिए आपके लिए। तो 150 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की जो है वो कोशिश करिए। और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, और जो भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स पर आप पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।